Hello students, this is NEERAJ GUPTA. In this video, we will continue with our valuation rules. First of all, we are starting with rule 2B, and this is about how to find the taxable value in case of money changing. वो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, डॉलर्स टू रुपीज़, रुपीज़ टू डॉलर्स, उसमें किस तरह से टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, सबसे पहले हम वो रूल स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ रूल 2B. नोट डाउन करना है, सारा इंपॉर्टेंट है. रूल 2B, this is about determination of taxable value of service in relation to money changing. इसमें तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं. पहला, इंडियन करेंसी इज इन्वॉल्व्ड एंड आरबीआई रेफरेंस रेट इज अवेलेबल. दूसरा, इंडियन करेंसी इज इन्वॉल्व्ड एंड आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल. और तीसरा, इंडियन करेंसी इज नॉट इन्वॉल्व्ड. ठीक है, सो तीन सिचुएशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द सिचुएशन 1. सिचुएशन 1, Indian currency involved and RBI reference rate is available. Indian currency is involved and RBI reference rate is available. ये है हमारी सिचुएशन 1. इसमें हम टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम इसमें टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रेट एंड आरबीआई रेट. फर्स्ट वी फाइंड आउट द डिफरेंस. इसमें अभी समझ लीजिए, जैसे स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, स्टेप 1 इज फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ट्रांजैक्शन रेट, जितने में आपने खरीदा या बेचा किसी भी एक बैंक से, एक्चुअल ट्रांजैक्शन रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट. ठीक है, मान लेते हैं कि आपने एक्चुअली में खरीदा 50 रुपीज़ में और आरबीआई का रेट 49 है, तो 1 रुपये का डिफरेंस हो गया. या आपने एक्चुअल खरीदा, मान लेते हैं कोई और महंगी करेंसी ले लेते हैं, पाउंड्स ले लेते हैं 80 रुपीज़ में, आरबीआई का रेट उसका 81 है या 82 है, 2 रुपये का डिफरेंस हो गया. सो स्टेप 1 इज फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ट्रांजेक्शन रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट. जब अवेलेबल है तो उसका डिफरेंस निकालना ईजी होगा. एंड स्टेप 2 में हमारी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी. जो टैक्सेबल वैल्यू है दैट विल बी द डिफरेंस रेट, 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया, जो भी डिफरेंस रेट, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड. ठीक है, सो जो भी डिफरेंस रेट है 1-1.5 रुपये का, उसको अपने मल्टीप्लाई करना है बाय यूनिट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड. सपोज हमने $1000 एक्सचेंज किया और 1.5 रुपये का फर्क है, तो 1500 रुपये टैक्सेबल वैल्यू आ गई. अभी सर्विस टैक्स उसका 14% होगा, वो बात की बात है. अभी हमें टैक्सेबल वैल्यू, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कि किस वैल्यू पर सर्विस टैक्स लगना है, तो वो वैल्यू होगी डिफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड. राइट, आप बुक को साथ साथ लेके चलिए, ईजी रहेगा. तो बुक के अंदर आप देखेंगे कि एग्जाम्पल है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ कि आपने $2000 को जो है सेल किया 40 रुपीज़ में, जबकि आरबीआई का रेट है 41. तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितना आया? एक्चुअल रेट 40, आरबीआई रेट 41, 1 रुपये का, और आपने $2000 को सेल किया, तो 1 रुपये इंटू 2000 रुपीज़ आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ गई. फिर जो सर्विस टैक्स है वो इस 2000 रुपीज़ पे निकलेगा. आई एम श्योर कि बहुत ईजी है और आपकी समझ में आ गया होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सिचुएशन 2. सिचुएशन 2 है, इंडियन करेंसी इज इन्वॉल्व्ड एंड आरबीआई रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल. अब इस वक्त तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बची, आरबीआई रेफरेंस रेट है ही नहीं, है ना. तो हम क्या करेंगे कि उसकी कन्वर्टेड वैल्यू निकाल लेंगे रुपीज़ में.
और उसका 1% टैक्सेबल वैल्यू कर देंगे। इस सिचुएशन में तो सीधे ही आ जाएगा, स्टेप्स की भी जरूरत नहीं है। टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 1% ऑफ इंडियन करेंसी अमाउंट। अब जैसे उसी एग्जाम्पल को अगर हम दोबारा लें जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें $2000 हमने सेल किए थे 40 रुपीज़ में, तो इसका मतलब जो टोटल वैल्यू आई वो हो गई 80,000, तो 80,000 का 1% टैक्सेबल वैल्यू होगी। सिंपल रूल है। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट का चक्कर नहीं है तो जितना भी अमाउंट इंडियन करेंसी में है उस टोटल वैल्यू को 1% पे आपने टैक्स करना है, बात खत्म। ये तो इजी है एकदम ही। सिचुएशन 3, none of currency is Indian currency. जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स आर कन्वर्टेड इनटू पाउंड्स। सपोज ऐसी कोई सिचुएशन है कि पाउंड्स में कन्वर्ट किया आपने डॉलर्स को, तो यहाँ इंडियन रुपीस तो इन्वॉल्व ही नहीं हुए, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें 2 स्टेप्स में आप लगा लीजिए, एक तरह से निकल जाएगा। स्टेप 1, फाइंड इंडियन वैल्यू ऑफ बोथ करेंसीज। फाइंड इंडियन वैल्यू ऑफ बोथ करेंसीज, एंड इसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट एट आरबीआई रेफरेंस रेट। So we have to find out the Indian value of both currencies at RBI rate. Right? सपोज डॉलर्स की भी रुपीज में वैल्यू निकाल ली और पाउंड्स की भी निकाल ली। अब जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी दैट विल बी 1% ऑफ लेसर ऑफ टू वैल्यू। इट इज 1% ऑफ लेसर ऑफ टू वैल्यू, जो दोनों में से कम है, जिसमें वैल्यू कम आ रही है उस पे 1% आपकी टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, जो मतलब एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, उसमें बताया कि यूएस डॉलर्स थे 2000, आपने उनको यूके पाउंड्स में कन्वर्ट कराया, और एक यूके पाउंड की वैल्यू जो है वो यूएस डॉलर्स में 1.78 दी है। आरबीआई रेफरेंस रेट यूएस डॉलर्स का दिया है 45 और यूके पाउंड का दिया है 80। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया, 45 और 80 को। तो आप देख पा रहे हैं कि जो यूके पाउंड्स है उसकी वैल्यू कम आ रही है, 8988। आई रिपीट, सिचुएशन 3, अगर आप 2 करेंसीज को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एंड नन ऑफ द करेंसीज इंडियन करेंसी, तो पहले हम उनकी इंडियन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन इंडियन रुपीज, आरबीआई रेफरेंस रेट यूज करके। फिर वो जो कन्वर्टेड वैल्यू आ रही है उनमें से जो लो है, दोनों में से जो कम है, वो वैल्यू का 1% टैक्सेबल वैल्यू करते हैं। बस इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 2C, ये भी ना वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट टाइप है। ये है वैल्यूएशन इन केस ऑफ सर्विसेज इन रेस्टोरेंट and outdoor catering। एक तो होता है कि हम रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं, एक ये है कि वो हमारे यहाँ आकर खाना सर्व कर रहे हैं या हमारे यहाँ पर वो केटरिंग कर रहे हैं, हमारे घर कोई फंक्शन है, कुछ है। इस सिचुएशन में वैल्यूएशन कैसे होगी, बहुत सिंपल है। रूल नंबर आपको बस याद रखना है, इन केस ऑफ रेस्टोरेंट जो भी टोटल अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट, याद होगा ये हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, ये वही चीज़ है, उसका 40% जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है। राइट, रेस्टोरेंट के अंदर ये 40% पे टैक्सेबल हो जाएगी आपका जो भी इसकी वैल्यू आ रही है, करेक्ट। और आउटडोर केटरिंग में
जो ग्रॉस अमाउंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये ग्रॉस अमाउंट वही है जो हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया था, यानी एग्रीड अमाउंट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ आइटम्स सप्लाइड बाय द क्लाइंट माइनस अमाउंट चार्ज बाय द क्लाइंट फॉर सच आइटम्स माइनस वैट। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो उसी ग्रॉस अमाउंट का जो 60% है आउटडोर केटरिंग में जो है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, यानी कि रेस्टोरेंट में थोड़ा वैल्यू कम ली है, लेकिन आउटडोर केटरिंग में 60% अमाउंट जो है वो टैक्सेबल है। ठीक है, अब हम इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको 40 और 60% को दोनों को समझाते हुए एक क्वेश्चन दिया गया है वो बुक के अंदर, उसको सॉल्व करेंगे। करेक्ट। The question is about Food King Private Limited supplies foods with air conditioning facility and also has a license to serve alcoholic beverages, provided the following services in a particular month. Food supplied at a restaurant 11 lakh rupees इसमें दिया है inclusive of VAT located at Delhi, and supplied food to TCS for 2,12,000 including of VAT of 12,000. Find out the service tax liability. देखिए, जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है सर्विसेज, वन थिंग इज द सर्विसेज एट रेस्टोरेंट। ठीक है, वो इसने दिए 11 लाख रुपीस एंड दिस इज इंक्लूसिव ऑफ वैट। एट 10%। This is the first thing, and then it is also talking about outdoor catering. Basically it is talking about supply to TCS, जो इस क्वेश्चन में है उसकी वैल्यू इसने दी है ₹2,12,000। इस बार परसेंटेज में ना बोल के अमाउंट में दे दिया इंक्लूसिव ऑफ वैट ऑफ 12,000। ठीक है, अब अगर हम रेस्टोरेंट वाले की टैक्सेबिलिटी की बात करें तो वैट हमें माइनस करना है। जब भी चीज़ इंक्लूसिव होती है तो उसके लिए 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से मैंने जब वैल्यू कैलकुलेट की तो 100 बाय 110 करेंगे तो ये 10 लाख आ जाएगी। अब टैक्सेबल रेस्टोरेंट में कितना होता है 40%, तो अगर मैं टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आएगी 4 लाख। करेक्ट। रेस्टोरेंट में टोटल वैल्यू थी 11 लाख, उसमें 10% वैट इंक्लूड था, पहले मैंने वो वैट हटाया, 1 लाख वैट हट गया। एक तरह से 10 लाख पे 10% 1 लाख, 11 पे हमने बैक कैलकुलेशन करके 10 लाख निकाल लिया 100 बाई 110 करके, तो ये आ गया 4 लाख। अगर हम आउटडोर केटरिंग की बात करें इसी तरह से, आउटडोर केटरिंग जो है हमारी दैट इज़ 2,12,000, इसमें से हमें वैट माइनस करना है तो दैट इज़ 12,000, तो ये आ गई 2 लाख। इस पे से हमें लेना है अब 60% टैक्सेबल करना है। ठीक है, तो इसकी टैक्सेबिलिटी आ गई हमारी 1,20,000 पे। सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो आ रही है रेस्टोरेंट के हिसाब से आई 4 लाख 40% पे, और आउटडोर केटरिंग में 60% पे आई 120, दैट इज़ 5,20,000। जहाँ तक सर्विस टैक्स का सवाल है वो होगा 14%, दैट इज़ 14% ऑफ 5,20,000, या जो भी, जैसे अब 15 नवंबर के बाद की कैलकुलेशन करेंगे तो 14.5% है, वो जैसा भी है। तो 14% ऑफ 520 अभी मैं लेके चल रहा हूँ, एंड इट इज़ कमिंग टू 72,800 रुपीज़। फाइन। तो अभी तक मैंने आपको जो रूल्स पढ़ाए अगर मैं उनको रिवाइज करूं, कि अब ये रूल नंबर 2B एंड 2C छोड़ के मैं आगे जा रहा हूं। नेक्स्ट रूल 3 हम पहले पढ़ चुके, तो विल स्टडी नाउ रूल 4, बट बिफोर दैट आई वांट टू रिवाइज इट। तो रूल 2B में हमने पढ़ा जो मनी चेंजिंग सर्विसेज हैं उसमें टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो जहाँ आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है, इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है, तो जो उनका डिफरेंस रेट है उससे हम यूनिट्स जितनी भी हमने कन्वर्ट की हैं यूनिट्स ऑफ करेंसी एक्सचेंज, उसको मल्टीप्लाई करके टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं। और अगर आरबीआई रेट ना हो, कोई ऐसी करेंसी हो बाय द वे जिसको आरबीआई रिकग्नाइज ठीक से नहीं कर रहा, उसका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल उसकी जो भी इंडियन वैल्यू बन रही है उसका 1% टैक्सेबल वैल्यू है। और अगर दो करेंसीज जो हम कन्वर्ट करें दोनों में से कोई भी इंडियन करेंसी ना हो, तो उनकी भी जो इंडियन वैल्यूज़ बन रही हैं उसमें से जो कम है दोनों में से उसका 1% टैक्सेबल वैल्यू लेते हैं। इतना ही है। और रेस्टोरेंट में 40% अमाउंट पे टैक्स लगना है और आउटडोर केटरिंग पे 60% पे टैक्स लगना है। सिंपल, इतना भी याद रहे तो मोर देन सफिशिएंट है। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टेक अप रूल 4। रूल 4 इज अबाउट वैल्यूएशन बाय सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर। देखिए, रूटीन में वैल्यूएशन आप खुद करेंगे। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वैल्यूएशन डन बाय assessee will be acceptable, but if Central Excise officer has reason to believe that valuation is not properly done as per service tax law, then he may reject this valuation. उसको लगे आप तो बेईमानी कर रहे हो, प्रॉपर रसीदें नहीं काटी हुई या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है, he can issue a show cause notice and also demand documentary evidences in support of वैल्यूएशन। वो सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकता है भाई हमारे को तुम्हारी वैल्यूएशन ठीक नहीं लग रही, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो पावर है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर के पास। ये नहीं कि आपने जो रसीद काट दी, मान लेते हैं रेस्टोरेंट में मैंने आपको 10,000 का खाना खिलाया और 2,000 रुपये की रसीद काट दी तो बात खत्म, 2,000 रुपये टैक्स लगेगा। नो, एक्साइज ऑफिसर को अगर डाउट हो तो ही हैज़ फुल पावर्स। वो आपकी वैल्यूएशन को रिजेक्ट कर सकता है, आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांग सकता है, सब चीज़ें कर सकता है। एंड देन बेस्ड ऑन evidence collected and documents submitted, the Central Excise officer will finalize valuation. ठीक है ना। बट चांस ऑफ बीइंग हर्ड, उसकी बात तो सुनेंगे। चांस ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी प्रोवाइडेड। ये हमेशा ही होता है कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कोई इस तरह के एडवर्स डिसीजन लेता है, एडवर्स इन द सेंस दे मे बी इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट, द टैक्स डिपार्टमेंट, बट दे मे बी अगेंस्ट assessee इन द सेंस नाउ दे विल रेज मोर सर्विस टैक्स फ्रॉम हिम। सो इन दैट सिचुएशन एक चांस ऑफ बीइंग हर्ड तो बनता है। उसको कम से कम उसको बुला के उसको समझाएंगे कि देख भाई हमने इस तरह से वैल्यूएशन की है, ये ग्राउंड्स है हमारे पास, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, ये तुमने सबमिट किए हैं, ये सब बात है। तो ऐसा नहीं है कि कोई तानाशाही है कि भाई एक तरफा जो है वो डिसीजन ले लेगा एक्साइज डिपार्टमेंट और बोलेगा कि भाई अब तुम जाओ यहाँ से और इतना टैक्स जमा करा दो। सो एटलीस्ट अ चांस ऑफ बीइंग हर्ड विल बी प्रोवाइडेड टू हिम। इतना तो एटलीस्ट होगा ही, ऐसे स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट जो है वो नहीं किया जाएगा। दैट इज़ द सिस्टम, राइट। चलिए अब हम पढ़ेंगे रूल 5 के बारे में। रूल 5 में दो सब रूल्स हैं। 5(1) मतलब 5 सब सेक्शन 1 के हिसाब से सब रूल 1 और 5(2). 5(2) डील्स विद प्योर एजेंट, तो वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट हम सिर्फ बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट रीइंबर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, वेदर दे आर इंक्लूडेबल और नॉट। दिस इज रूल 5 सब रूल 1 एंड इट टॉक्स अबाउट रीइंबर्समेंट of out of pocket expenses. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है whether includable
इन टैक्सेबल वैल्यू और नॉट। कोई भी सर्विस के बारे में सोचिए, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें कुछ और भी खर्च होता है सर्विस देने में, ह्यूमन लेबर के साथ साथ समटाइम कोई ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाता है, पोस्टेज का खर्चा हो जाता है, इंटरनेट टेलीफोन का खर्चा हो जाता है। अब नेचुरली जब हम, अब जैसे मान लेते हैं हम आपको कोचिंग ही दे रहे हैं, तो कोचिंग देने में हमारे इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है, आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, टेस्ट भी ले रहे हैं, और समटाइम फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से कर दें कि फ़ीस कम दिखाएं और बाकी के खर्चे एक्चुअल बेसिस पे रीइंबर्स कर लें, तो सवाल ये उठता है कि वो जो एक्चुअल के खर्चे रीइंबर्स किए, क्या वो टैक्सेबल होंगे? या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दिल्ली में है, क्लाइंट भी दिल्ली में है, लेकिन उसकी कुछ ऑफिसेज, कुछ फैक्ट्रीज मुंबई, अहमदाबाद, इस तरह के अलग अलग शहरों में है। अब वो अकाउंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ऑडिट के एंगल से उन सारे शहरों में विजिट करता है, तो ट्रैवल भी करता है, साथ में उसका जो है टेलीफोन इंटरनेट का भी खर्चा आता है, पोस्टेज के भी हैं, कुछ चीज़ें मान लेते हैं इधर उधर आती हैं जाती हैं, ये सारे खर्चे हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया कि वो कहे जी लमसम मुझे 2 लाख रुपए फीस दे दो, बात खत्म, आई विल मैनेज योर अकाउंटिंग ऑफ ऑल द ब्रांचेस एंड यू पे मी लमसम रुपीज़ 2 लाख। ऑब्वियसली 2 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उसको पता है कि 2 लाख रुपए की सर्विस देने में 50,000 मेरा ट्रैवलिंग में, टेलीफोन पे, इंटरनेट में, पोस्टेज पे खर्च होगा। वो क्या करे कि 1.5 लाख रुपए तो फीस चार्ज कर ले और 50,000 रुपए एक्चुअल बिल्स के बेसिस पर रीइंबर्स कर ले। एंड देन ही मे से टू द सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कि सर ये तो 50,000 मेरा एक्चुअल खर्चा है, ये तो मेरी सर्विस चार्जेस नहीं है। अब मुझे आपको ये पढ़ाना है कि क्या इस तरह के खर्चे अगर सेपरेट बिलिंग करके रीइंबर्स किए जाएं तो उन पे सर्विस टैक्स बच सकता है? आंसर है नो, इट इज इंक्लूडेबल। आंसर, इट इज इंक्लूडेबल। इंक्लूडेबल मीन्स टैक्सेबल। So, if traveling postage, telephone, internet expenses, etc. are reimbursed on actual basis, and even if they are separately shown in the bills, they are includable and taxable। इसमें कोई डाउट नहीं है, रूल ने क्लियरली इसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई हम इस पे कोई एग्जाम्शन नहीं देंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आप अपने कुछ खर्चे एक्चुअल बेसिस पे बिल सबमिट करके, बिल के अंदर अलग से शो करके, तब भी अगर आपने क्लाइंट से चार्ज किया है तो उस टोटल अमाउंट पे सर्विस टैक्स लगेगा। दैट इज रूल 5 सब रूल 1। क्लियर? चलिए, तो यहीं तक मेरे को आपको इस वीडियो में कराना था। मेरे ख्याल से रूल 4 तो बहुत ही सिंपल है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर। ये तो जैसे इनकम टैक्स में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होते हैं ना कि भाई आपने ऑडिट नहीं कराया, रिटर्न नहीं भरी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्लियर नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है, उसी स्टाइल का ये पावर जो है एक्साइज डिपार्टमेंट को दे दी गई है कि भैया अगर ठीक से नहीं बनाया तो अपना जो दिमाग है वो लगा दो। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रेस्टोरेंट में 40% अमाउंट टैक्सेबल है और आउटडोर केटरिंग में 60% टैक्सेबल है। वो आगे कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओ ना तो आप देखना कि वहाँ पे सर्विस टैक्स कैसे लगाया हुआ उसने। तो जो भी आपका टोटल बिल बन रहा होगा वो उसके 40% पे 14%, या जैसे अब स्वच्छ भारत सेस के साथ 14.5% लग गया, तो वो इस तरह से लगा हुआ होगा, है ना। इंडियन करेंसी वाला तो 2 बार आपको समझा दिया। तो मेरे ख्याल से अब इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स कवर किए हैं वो सारे आपको क्लियर ही होंगे। चलिए, थैंक यू।